गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय हम लोग एवरीडे न्यूक्लियस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और 2-3 दिन से किसी कारणवश ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास बंद ही था। आज भी ऐसे है, रिसेप्शंस है, उसमें जाना अनिवार्य ही है, लेकिन जाएंगे ये भी तय है। फिर आ जाएंगे, कल से क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग आप लोग को एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 ग्राम। द्रव्यमान 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी? बहुत ही अच्छा। इस क्वेश्चन से आपको हम कुछ सिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी जो होता है वो mc के स्क्वायर होता है। एनर्जी m है 1 मिलीग्राम केजी में बदल दिए और वेलोसिटी 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। तो 10⁻³ 9 × 10⁻16 तो 9 × 10⁻13 जूल। बाप रे बाप, इतना एनर्जी! 1 ग्राम मास कितना कम होता है तुम सोच सकते हो। जिस दिन लोग बदल दिया इसको एनर्जी में, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। आइंस्टीन साहब ने कहा है, लेकिन प्रूफ है नहीं, इसलिए प्रूफ करेंगे नहीं। ये फार्मूला प्रूफ होता है, टाइम है भी नहीं जो प्रूफ करें। तो इतना जूल, जानते हो ये क्या है? जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी को धक्का मार के यहाँ लेके आए तो वर्क बराबर कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझो, नाइन इंटू 10⁻, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 12 न्यूटन फोर्स लगाया और 10 मीटर आया। कितना आया? 10 मीटर आया। बताओ, इतना फोर्स लगाओगे इसको, इस पर, और 10 मीटर तक आएगा, तब जो एनर्जी है वो इसके बराबर है। देखिए कितना फोर्स है ये, कितना फोर्स है। 9 पर 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। बाप रे बाप। समझो, फोर्स के बारे में भी समझाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये बॉडी है, इसका मास है 10 kg और एक्सेलरेशन ये तेज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। तो अब देखिए, तो इस पर जो फोर्स लगेगा बाबू वो m का मान 10 और 2 कितना? 20 न्यूटन मात्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस पर। फोर्स कितना लगा रहे हैं आप? 20 न्यूटन लगा रहे हैं। अगर वर्क निकालें तो वर्क बराबर होता है Fs। वर्क मतलब जितना एनर्जी है लगेगा उतना ही वर्क होगा। तो मान के चलिए इतनी एनर्जी, 1 ग्राम मास को चेंज करके एनर्जी हम 9 × 10⁻13 जूल लाए और फोर्स का मान 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो नहीं, देखिए यह समझो
डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 9 × 10⁻13, केवल रियलाइज करवा रहा हूँ, 13/20, यानी इसको ऐसा कर सकते हैं 9 × 100 × 10⁻11/20, इसको कटा देंगे 20 × 2500 यानी 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 × 10⁻11 मीटर, यानी कहने का मेरा मतलब 45 पर कितना जीरो, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 जीरो कटा दीजिए, कटा देते हैं तो ये बन गया किलोमीटर, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4.5 अरब, 4.5 अरब यानी 4.5 अरब किलोमीटर, यानी ये जो एनर्जी है बाबू, ये जो एनर्जी है मात्र 1 ग्राम मास को कन्वर्ट करेंगे। आइंस्टीन साहब ने देखिए कैसा इक्वेशंस दे रखा है जो कि हालत ख़राब कर देगा किसी भी आदमी को। यह जो सोर्स आ गया एनर्जी का, तो 1 ग्राम अगर मास लिया और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया तो उससे जो एनर्जी आएगा 9 × 10⁻13 जूल। यह कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि इस एनर्जी से हम 10 kg के वस्तु को 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर 4.5 अरब किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 kg यानी एक थैला में सब्जी है, 4.5 अरब किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, उतनी एनर्जी है ये। यानी आइंस्टीन ने जो मास एनर्जी का रिलेशन दिया है, इसमें ये कहता है कि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो जो एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो वह एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। मैं यही समझाना चाहा। इस थ्योरी का नाम है, ये कहाँ से आया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्योरी से आया है। ये आइंस्टीन साहब ने दिया है और बहुत ही तगड़ा इक्वेशंस है। देखना है अब, इसको बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशन। According to scientist Einstein, the energy and mass can convert into energy. According to scientist Einstein, the total energy is equivalent to mass and square of the velocity of light. द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखिए, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार कुल ऊर्जा
द्रव्यमान एवं प्रकाश के वेग के वर्ग, प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल का बराबर होती है। यानी टोटल एनर्जी जो है वो मास इसके बराबर होता है। दिस टोटल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास का एनर्जी। यानी यह जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास की एनर्जी के बराबर होता है। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ अभी स्टार्ट हो रहा है आप लोग का और सिलेबस में है नहीं दूर दूर तक, इसलिए डायरेक्ट लिखना पड़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mc² माइनस m0c²। परिचय दे देंगे सबका। लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m0 इंटू c², m0 इंटू c²। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको डेल्टा m कह सकते हैं, चेंज इन मास, और c²। परिचय दे दो। वेयर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में नाम है गतिज ऊर्जा। लिख लो सुन के। m वाला है मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान। m0 है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल का विराम द्रव्यमान। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, हवा में प्रकाश की वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा m जो है ये चेंज इन मास है, चेंज इन मास द्रव्यमान में परिवर्तन। तो इतना आई होप आप समझ गए। तो क्या 1 ग्राम यानी कोई भी मास उठा लेंगे कोई भी मास अगर उठा लेंगे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना इतना आसान है? आंसर है नहीं। नहीं तो सोर्स ऑफ एनर्जी तब तो वही बन जाता, सोर्स ऑफ एनर्जी तब तो वही बन जाता। जिस दिन लोग मास को एकदम 100% एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगा, करने के लिए आ जाएगा, तब तो एनर्जी के लिए टेंशन ही नहीं लेना है, तब तो हर चीज़ इसी से हो जाएगा। अभी न्यूक्लियस में ऐसा एनर्जी को देखा गया है। ध्यान से देखिए, एक चीज़ पढ़ाते हैं, मास डिफेक्ट। डिफेक्ट द्रव्यमान क्षय या क्षति, ये क्या है? द मास डिफरेंस बिटवीन calculated mass of nucleus and actual mass of nucleus is called mass defect।
it is denoted by delta m. नाभिक के ज्ञात द्रव्यमान या नेट द्रव्यमान वास्तविक एवं वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा m द्वारा सूचित किया जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको समझ में। समझो एक ये न्यूक्लियस है नाभिक। इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होगा। आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बौछार होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इसमें बौछार होगा। कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का ज्ञात मास कैलकुलेशन करके निकालिए। जितना प्रोटॉन होगा नंबर ऑफ, यानी लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एक प्रोटॉन का मास प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एक न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इंटू MP प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z कर देंगे न्यूट्रॉन MN। कोई दिक्कत? आप बताते हैं। लेट एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का एक्चुअल मास मान लो m। एक्चुअल में होता क्या, इससे जो मास निकालोगे किसी नाभिक का, वह एक्चुअल में जब निकालेंगे प्रैक्टिकली उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी दोनों का डिफरेंस जो है, इसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोला जाता है। ऑब्वियसली है मास में डिफेक्ट है ही। एक एक करके सबका मास निकालते हैं और जोड़ लेते हैं तो वो कैलकुलेटेड मास कुछ और आता है, और फिर इसका न्यूक्लियस का मास निकालते हैं तो उसका मास कुछ और ही आ जाता है, डिफर कर जाता है दोनों। कैलकुलेटेड मास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसका जो टोटल मास है जब निकालते हैं क्यों होता है यह जानना अभी पता भी नहीं है साइंटिस्ट को। यह हम सिखाएंगे लास्ट में क्यों होता है, रीजन है, परफेक्ट रीजन नहीं है अभी। तो ये ऐसा होता है। तो मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा m बराबर आप लिख सकते हैं तब ZMP, ये सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। तो ये फार्मूला आ गया आपका मास डिफेक्ट का। परिचय दे दीजिए। वेयर Z क्या है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, A क्या है मास नंबर द्रव्यमान संख्या, और MP क्या है मास ऑफ प्रोटॉन है, MN क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन है,
बड़की एम क्या माने हो तुम? माना है ये एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये था आपका मास डिफेक्ट। साला ये कौन सा बात है, एक एक करके जोड़ते हैं तो मास कुछ और हो जाता है, और जब पूरे को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका मास कुछ और ही होता है। तो डिफेक्ट हुआ ना मास में, वही डिफेक्ट जो है मास डिफेक्ट है। कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ज़्यादा बता देता है, और जब सबको साथ में मापते हैं तो कुछ कम। हर ये न्यूक्लियस में ऐसा देखा गया है अभी, इसी को बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। अब चलिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। आपको पता है कोई भी न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन काफ़ी रहता है। बताओ, प्रोटॉन में रिपल्सन होता है तब फिर भी बंधा हुआ रहता है कि नहीं? इसको बांधने में जो एनर्जी लगता है वह एनर्जी आता कहाँ से है? वही जो मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी कहाँ गया, वो एनर्जी इसको बांधता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंडिंग the nucleus is called binding energy of या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। This energy obtained due to mass defect। नाभिक में न्यूक्लियन को बांधने के लिए जरूरी ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा मास डिफेक्ट के कारण प्राप्त होता है। यह ऊर्जा मास डिफेक्ट के कारण प्राप्त होता है। तब यह ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा अगर पूछे तो? वो मास डिफेक्ट अगर डेल्टा एम हुआ और c², ये आपका बाइंडिंग एनर्जी आ गया। और ये बाइंडिंग एनर्जी को और भी आगे लिख सकते हैं। मास डिफेक्ट आपको पता ही है कितना होता है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M इंटू c², ये होता है। इसी एनर्जी से ये बंधा रहता है। परिचय भी आपको पता ही है। ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी। नोट करके एक चीज़ आपको बताते हैं,
mass 1 AMU is equivalent to energy 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्रव्यमान 1 AMU का समतुल्य ऊर्जा निकालोगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है ऊर्जा। मास है 1 MU 1.66 इंटू 10⁻27 kg। उसको कन्वर्ट करोगे एनर्जी में तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह बात याद रखिएगा, पूछता है, निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे? तो आंसर क्या है? एनर्जी बराबर आपको पता है, ऊपर में लिख देते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। चूँकि 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg पता ही है, आपको पता है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा M C², पता है कि नहीं? अगर मान के चलिए इतना मास का और फेर हुआ है, मान लो लगभग 1 प्रोटॉन का मास का इतना इंटू 10⁻⁻27, उसको फिर C3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा जूल में। और सॉल्व जब कीजिएगा, 1 AMU हुआ ये, सॉल्व जब कीजिएगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना होगा जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आंसर आएगा। तो इतना एनर्जी, मात्र एक प्रोटॉन को कन्वर्ट कर दीजिएगा एनर्जी में तो इतना एनर्जी दे देता है, ये बात पता है। बैंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन प्रति में बंधन ऊर्जा, तो ऑब्वियसली है प्रति कैसे निकालेंगे? भाग दे देंगे। द रेशियो ऑफ बैंडिंग एनर्जी टू एनर्जी the ratio of total binding energy of nucleus to total number of nucleons, जो कि Z बताता है, A बताएगा कितना न्यूक्लियन है इन न्यूक्लियस। किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा एवं नाभिक में मौजूद कुल न्यूक्लियन के अनुपात को प्रति
न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तब लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अभी तुरंत डेल्टा एम टोटल बाइंडिंग एनर्जी, देखो एक ठोका तो निकाल लिए, कितना होता है, एक ठोका निकाल लिए हम लोग, एक MU में इतना होगा, कितना पीस होगा देखते हैं, A इंटू ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M C² बाय A, ये भी लिख सकते हैं, या डेल्टा M को आप ये लिख सकते हैं Z MP प्लस A माइनस Z MN इंटू C² बाय क्या A। इस तरह से फटाक से आप लिख सकते हो, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा M 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय A, एक ठोका ले लिए और जितना चेंज करेगा मास उस हिसाब से ये भी लिख सकते हैं। मिटा दूं इसको, अब NP रेशियो पढ़ाते हैं। NP रेशियो बड़ा आसान है, कभी कभी पूछ देता है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज in any nucleus is called its NP ratio। किसी नाभिक में मौजूद कुल न्यूट्रॉन की संख्या एवं कुल प्रोटॉन की संख्या को NP अनुपात कहते हैं। यानी तुमको NP रेशियो अगर कोई पूछा तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से भाग देना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z से निकलता है बटा Z, सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चंस तुमको देते हैं, तुम क्वेश्चंस बनाओ, बना भी लोगे। एक तो हल्का ये सब हल्का चीज़ है, बोर्ड में यही सब अलाइ बलाई पूछ देता है,
खास करके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कर इफ क्वेश्चन इफ ए न्यूक्लियस X 2030 then find the या 2050 दे देते हैं then find the NP रेशियो NP रेशियो निकालना है। NP रेशियो आप खटाक से निकालिए। ये हो गया A और ये क्या है आपका Z, तो आप फटाक से निकालिए। फार्मूला लगाइए A माइनस जेड बाई जेड। A कितना है 50 माइनस जेड है 20 बाय 20 यानी 30 बाय 20 0 0 कैंसिल 1.5। तो समझ में आ गया आई होप। बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।